टाइम पे लोग क्या करते थे। तो स्टार्ट होता है हमारा ये टॉपिक, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उनके घर किस तरह के होते थे, वो कपड़े क्या पहनते थे, खाना क्या खाते थे, वहाँ कौन कौन से लोग होते थे, जो पशुपालक होते थे या किसान होते थे या राजा होते थे या व्यापारी होते थे, गाना गाते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, स्पेशली कौन सा गेम खेलते थे, कौन से गाने गाते थे और कौन सा नाटक देखते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें सबसे पहले जो इन्होंने बोला है पृष्ठ 2, यानी इस मैप पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले हमने नर्मदा नदी का पता लगाया। नर्मदा नदी ये विंध्य पहाड़ियों के पास ये रही। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि कई वर्षों पहले इस नदी के तट पर इंसान रहते थे जिनको क्या कहा जाता था, आरंभिक लोग। आरंभिक लोग बोले तो कुशल संग्राहक। अब संग्राहक कौन होते थे, जो खाना स्टोर करते थे। खाना स्टोर करना, इसका मतलब जैसे कभी कभार हम बारिश होने वाली है या कुछ भी होने वाली है, हमें पता चल जाता है, तो हम अपने 5-6 दिनों का खाना अपने घर पे स्टोर कर लेते हैं कि 5-6 दिन पे हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं कि 5-6 दिन बाद हमें ये सब्जी बनानी है, ऐसे करना है। इसी को संग्राहक, यानी कई टाइम तक जब वो खाना रख लेते थे उसे संग्राहक कहा जाता था। अब इसके बाद हमें पता चलता है अपने भोजन के लिए वे जड़ों का, फलों का, जंगल के अन्य उत्पादक संग्रह करते थे, जिनको हम क्या कहते थे, आखेंटक। आखेंटक यानी जो शिकार करते थे। अब इसमें वो लोग भी आते थे जो शिकार करते थे। शिकार कौन करते थे, शिकारी। शिकारी कौन होते हैं, जो जानवरों को मारकर खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला गया है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी हमारा इधर का एरिया। अब इधर के एरिया में किसकी बात की गई है, गिरधर पहाड़ी की और ये सुलेमान की। दो बात की गई है हमें इधर, सुलेमान और गिरधर की पहाड़ी का पता लगा, हमने पता लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें एक चीज कहते हैं, लगभग 8 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पूर्व पहले क्या होता था, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले यहाँ पे क्या जगा था, गेहूं और जौ की खेती करी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या हुआ था, यहाँ पे ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन किसका करते थे, पेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन चारों का। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखने के लिए कहते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य की पहाड़ी। गारो जो कि ये पड़ता है येरा, और विंध्य की पहाड़ी ये हमारा सेंटर में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि ये कुछ जगह हमें मिली है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, और यहाँ पे स्पेशली जो पाया गया है वो चावल उपजाने के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मानचित्र पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। अब सिंधु नदी कौन सी होती है, ये सिंधु नदी हमारी ये रही, ये कॉर्नर पे ये रही हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज और व्यास, ये पंच नदी इनको कहा जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास को। अब ये सारी जाके देखो, कोई भी अगर आप नदी देखते हो, झेलम नदी को देख लो, चाहे चेनाब को, चाहे रावी को, चाहे सतलुज को, ये सारी जो नदियाँ ये जाके सिंधु में ही मिलेगी। तो ये जो भी छोटी छोटी नदियाँ हैं इसको कहा जाता है हमें सहायक नदियाँ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसमें आखिर हुआ क्या था। 4700 वर्ष पूर्व इधर क्या हुआ था, नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर क्या होते हैं, आरंभिक नगर यानी स्टार्टिंग के जो नगर होते हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े फल फूल वगैरह ये सब मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात की गई है, गंगा व उसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तट इलाके में नगरों का विकास हुआ। अब इसमें दो बातें की गई है, एक तो सिंधु नदी की बात की गई है जहाँ पे आरंभिक नगर हुए, और उसके बाद एक गंगा नदी के किनारे जो नगरों का विकास हुआ उसकी बात की जा रही है। गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुआ और सिंधु नदी के किनारे 4700 में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि गंगा नदी और जो सोन नदी है इसका पता लगाओ। गंगा और सोन नदी, गंगा नदी हमारी इधर जाती है येरी, और सोन नदी उसमें जाके मिल जाती है, तो इसमें जो सहायक नदी होगी वो सोन नदी हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
पता लगा, ये हमने पता लगा लिया है। अब इसके बाद इसके जो आसपास में जो इलाका था उसे मगध कहा जाता था, जो कि आज हमारा प्रेजेंटली बिहार में है। और ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसमें अशोक के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता लगाना है कि क्या क्या और चीज़ें होती थी। अब लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह कब जाते हैं, जब हमारे बहुत सारी, जैसे कभी हमें घूमने का मन करता है तब हम जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे बहुत सस्ती मिल रही होती है इसलिए हम दूसरी जगह जाते हैं, या फिर कहीं सूखा पड़ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपदाएं आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं, उस वजह से भी जाते हैं। तो लेकिन जो इसमें मेनली रीज़न दिए गए हैं वो इसमें हिमालय पर्वत के दिए गए हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी। अब जोखिम कैसे, कभी कभार क्या होता था कि पहाड़ों में पहाड़ जैसे किसी के ऊपर गिर गए तो किसी लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये जोखिम हो गया। रेगिस्तान में पानी नहीं मिला तो उसमें जोखिम हो गया। नदियाँ अगर ज़्यादा बहाव आ जाएगा तो हम उसमें डूब जाएंगे। ये सारे जोखिम हो गए हमारे। अब उसके बाद जो दूसरा कारण होता था, कई लोग क्या होता था काम की तलाश में, जैसे आज हमारे इधर जैसे दिल्ली में काम नहीं मिलता तो लोग गांव चले जाते हैं, ऐसे ही काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। अब उसके बाद कई बार सेनाओं का भी होता था, जब उस टाइम पे राजा बहुत प्रचलित हुआ करते थे। जैसे कोई भी राजा ने एक दूसरी जगह से लड़ाई करी, दूसरी जगह पे जैसे वो जीत जाता है तो अपनी वो पहली जगह को छोड़ के दूसरी जगह में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे लूटपाट का सामान जो होता है वो सारी चीज़ें मिलती है। और कई बार क्या होता है व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और कई बार क्या होता है लोग एक गांव से दूसरे गांव घूमने के लिए भी चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, यात्राएं क्यों करते हैं, जब बहुत सारी मुश्किलें हो या फिर कुछ समस्याएं जब उन्हें देखने को मिलती है तभी वो एक स्थान को छोड़ते हैं। जैसे कि पहाड़ी, पर्वत, समुद्र उस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था उस टाइम पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ढूंढा जा सके बहुत आसानी से, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई लाइन रेखा वगैरह होती नहीं थी कि ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे तो बस एक स्थान दूसरा स्थान पता भी नहीं होता था लोगों को कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसा इसमें होता था। उन्होंने ऐसा चाहा कि ऐसा सके कि वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके। अब वो चाहते थे कि भाई वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ आए और यहीं बस गए। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि अमेरिका से आए, यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा मिल गई, अच्छा इनकम मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, तो क्या होता है वो कई साल बाद यहीं बस जाते हैं। हमारे इंडिया से भी कई सारे लोग जाते हैं, वहाँ की संस्कृति उन्हें अच्छी लगती है तो वहीं पे जाके वो बस जाते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अब इसमें कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशते, संगीत रचते और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपना रहे थे। ये संस्कृति का अपनाना, जैसे कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने जीन्स अपनाई है, अमेरिका की यह चीज़ें होती है जो हमने अपनाई है। जीन्स आज देखोगे आज नॉर्मली सब लड़के सब पहनते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से अपनाई गई है। हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज है जैसे कि होली, दिवाली, ये सारी चीज़ें आज भारत के बाहर भी मनाई जाती है। ये क्या है, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान है। अब इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है देश का नाम। अब देश का नाम ये जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान, ये कैसे पड़ा। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया तथा शब्द इंडस से निकला है। ये शब्द, ये इंडस शब्द कहाँ से निकला है, संस्कृत शब्द के इंडस से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ है सिंधु। अब ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो हमारा उत्तर पश्चिम यानी जो पाकिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान का इलाका है, वहाँ से ईरानी और यूनानी आते थे जो कि इंदोस कहा करते थे, ठीक है। अब उसमें इंडिया कहा जाता था, ठीक है, वो लोग भी इस भूमि को इंडिया ही कहते थे, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ हमें मिली है ऋग्वेद के अंदर, जिसमें भारत नाम का एक जो समूह है उत्तर पश्चिम के समय, मतलब जहाँ दिल्ली का है, पंजाब है, इसके आसपास के एरिया में एक समूह मिला है जिसको भारत कहा जाता है। और इसकी जो इसके बारे में थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो हमें ऋग्वेद से भी पता चलती है, जिससे कि हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। अब इसमें अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई सारे स्रोत होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्रोत आता है ये पांडुलिपि आता है। पांडुलिपि को
हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द के मेनू से निकला है। मेनू से निकला है मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट को ही हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ताड़पत्र होते थे, ताड़पत्र यानी जो हमारे पत्ते होते हैं, हिमालय से ताड़पत्र होते हैं, बुर्ज नाम के पेड़ के छाल से विशेष तरीके से उसे निकाला जाता है और उस पे लिखा जाता है हाथ से, तो उसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, जो कि शब्द मेनू से निकला हुआ है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमें मिलता है इतने पेड़ के पत्तों की बनी होती है, जिसको कई बार कीड़े खा जाते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते। तो इसमें जो मंदिर, विहार, इन सब जगह में बहुत संभाल के इन सब चीज़ों को रखा जाता था, और इसमें जो मुख्यतः जो चीज़ें होती थी, राजाओं के जीवन के बारे में बताया होता था, और औषधि वगैरह इन सब चीज़ों की चीज़ें उसमें लिखी जाती थी। अब इसमें हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। और इसके अंदर जो भाषाएं होती है वो मुख्य रूप से 3 भाषाएं होती है। सबसे पहले तो एक संस्कृत होती है, प्राकृत होती है और एक तमिल होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे जो दूसरा हमारा स्रोत होता है वो अभिलेख होता है। अभिलेख क्या होता है? जो कि किसी भी पत्थर या फिर धातु, उसकी कठोर सतह पर जब हम उत्कृत यानी खोद के जब लिखते हैं तो उसे अभिलेख कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो शासक होते हैं वो अपनी विजय, जहाँ भी वो विजय प्राप्त करते हैं जिस भी क्षेत्र में, तो वो अपनी महानता को लिखने के लिए और जनता तक पहुँचाने के लिए उस पर लिखवा दिया करते थे। और इसमें कई बार रानियाँ सहित अपने स्त्री पुरुष या फिर कई सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती थी मैक्सिमम राजा की ही होती थी। अब इसमें हम बताते हैं कि पुरातत्विद कौन होते हैं। पुरातत्विद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, जो कि जैसे पत्थर, मिट्टी, ये सब मिले, या जैसे हमें स्टार्टिंग में पता चला कि गेहूं की खेती होती थी, या फिर कैसे कौन कौन सी जगह कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये कौन पता करता है? पुरातत्व, कि कितना टाइम हो गया इस चीज़ को मिले हुए। अब इसमें वो कैसे कैसे पता करते हैं, छानबीन कैसे करते हैं? कभी कभी उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाती है पुरानी, जैसे कि सिक्कों की प्राप्ति होना खुदाई के दौरान, फिर मिट्टी, धातु, बर्तन, औजार, ये सारी चीज़ें मिलना, और जैसे जानवरों की हड्डियाँ मिलना, चिड़ियों की हड्डियाँ मिलना। जब वो खाना बनाते टाइम कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चावल हमारी प्लेट के नीचे भी गिर जाते हैं, तो उस टाइम पे वैसे ही होता था, जैसे वो खा के ऐसे रख देते थे या फेंक देते थे, तो उसके कुछ कुछ अवशेष हमें मिलते हैं, जो कि इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें वो खाते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिलता है हमें पढ़ने के लिए? क्या पुरातत्व को तो बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अभी क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कपड़ों के भी साक्ष्य मिलते होंगे, तो इसमें अब लिखा गया है पुरातत्वितों तथा पुरातत्वितों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत क्या होता है? जो कि हमारी जानकारियाँ होती है, जानकारी स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब जैसे मान लो हमें एक सोने का सिक्का मिला, अब हमें ये जानने में ज़्यादा उत्सुकता होती है कि उसके ऊपर कौन सा राजा छपा हुआ है, ये कितना टाइम पुराना है, तो यही सारी चीज़ें। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अतीत या अनेक, एक है या अनेक अतीत। अब हम अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, लोग कौन कौन, जैसे कि उनकी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कोई राजा है, व्यापारी है, या फिर शिल्पकार है, या फिर जो भी अलग अलग कार्य करते हैं, उनके बारे में हमें कैसे देखने को पता चलता है। अब इसमें हम सिर्फ राजा के बारे में ही जान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा जो होते थे, जैसे वो अपनी विजय जब प्राप्त कर लेते थे, मतलब दूसरे राजाओं को हरा देते थे, तो वो अपने आप को बहुत महान समझते थे। जब वो महान समझते थे तो अभिलेखों पर अपनी सारी चीज़ें लिखवा देते थे। जैसे वो लिखवा देते थे तो इससे पता चल जाता था कि वो बहुत महान राजा है। तो इन सब चीज़ें जो उन्होंने लिखी वो हमें मिली, जो हम पढ़ सके, और जो हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि उस टाइम पे लोग ऐसे ऐसे करते थे। अब जो गरीब लोग थे, जैसे शिल्पकार, या फिर उनके जीवन में ऐसा कुछ लिखने का था ही नहीं, वो तो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की जीवन जी रहे हैं बस किसी तरह, तो उन्हें इतना पढ़ने लिखने का भी नहीं पता, ना इतनी सारी चीज़ों का पता। तो उनके जीवन के बारे में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है,
अब इसमें तिथियों का मतलब जो होता है हमारा, इसमें सबसे पहले जो होता है तिथियों में, ये देखिए इसमें सबसे पहले जो होएगा, इसमें इतिहास की और तिथियों के बारे में बताया गया है, जिसमें ये सबसे पहला जो हमारा माना जाता है वो ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, जिसमें BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा ईसा मसीह का जन्म, यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट। अब इसके बाद जो हमारा इधर आता है हमारा AD का मतलब हमारा होता है एनो डोमिनी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आप देखोगे कभी कभी AD की जगह हम CE यानी कॉमन एरा, कई बार हम ये लिख देते हैं, और BC की जगह BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, ये सब लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने को मिलता है, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहला, इसमें सबसे पहला जो नर्मदा है इसमें आएगा अखेंतक समुदाय तथा संग्राहक, क्योंकि वो संग्राहक करते थे। ठीक है, ये हमने सबसे पहले वाले टॉपिक में ही पढ़ा था। अब इसमें अब अगर मगध की बात करते हैं तो ये सबसे पहला और बड़ा राज्य था ये। ठीक है, अब गारो की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे स्टार्टिंग की जो खेती थी वो शुरू हुई थी सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, ये 2500 वर्ष ईसा पूर्व जो है नगर की थी, और ये गंगा घाटी ये प्रथम नगर। ठीक है, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं, ये पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां जो थी वो हमारी क्या थी, जो पांडुलिपियां होती है उसमें क्या होता है कि एक ताड़ का पत्र होता है, पत्र के ऊपर ऐसे हाथों से लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन अभिलेख क्या होता है, एक ऐसे इतना बड़ा पत्थर है उसके ऊपर खोद के ऐसे करके कुछ लिखा जाता था, ये कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आओ चर्चा करें, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अब जो रशीदा थी इसमें जो सबसे पहला हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले हमारी रशीदा के प्रश्न के साथ ही हुई थी, जिसमें अभी हम आपको दिखाते हैं कि रशीदा का आखिर प्रश्न क्या था। उसने एक बात पढ़ी थी 100 वर्ष पहले, ऐसा कुछ था, ये 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि क्या यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब इसमें जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमारी दो चीज़ें आती है, एक तो आती है हमारी पांडुलिपि अभिलेख, ठीक है, और इसके अलावा पुरातत्वियों के स्रोत भी आते हैं। स्रोत के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा पांडुलिपि आएगी, दूसरे नंबर पे अभिलेख आएंगे, तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ें मिली जैसे गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो होगा मछलियों के कांटे, मछलियों की जो हड्डियां मिली है, ठीक है, जानवरों की जो हड्डियां मिली है उससे पता चलता है। फिर जो अगला स्रोत होगा वो होगा हमारा औजार। ऐसे करके हम इसमें 5 पॉइंट बना सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, जिसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। देखो, पत्थर की कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है। पत्थर की आमतौर पे जैसे हमारे बर्तन हो सकते हैं, अब औजार हो सकते हैं, इसके अलावा जो छोटी मोटी जो वो खान पीन के लिए इस्तेमाल करते थे वो हो सकते हैं। इसके अलावा कई समय तक खेती में प्रयोग करने के लिए पत्थर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। अब ऐसा ये हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसमें जो राजा होते थे वही अपनी चीज़ों के बारे में लिखवाते थे, बस मतलब अपनी जितने भी विजय होते थे, अभिलेख वगैरह, इन सब पे करवाते थे, क्योंकि उस टाइम पे एक तो लोगों को इतना पता भी नहीं था कि ये हमें अपने हमारी लाइफ के बारे में हमें बताना है किसी को या लिखवाना है, क्योंकि नॉर्मल जो ज़िंदगी सबकी चल रही होती थी वही सब करते थे, तो कौन ही इतनी वो सारी चीज़ों पे ध्यान देगा। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजा और कृषकों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। देखो, जो राजा होते थे वो अमीर होते थे, वो अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, तो उनकी विजय के बारे में, उनके खान पीन, उनके रहन,
उनके बोलने का तरीका, रहने का तरीका, कैसे उनका शासन चलता था, वो सब चीज़ें जो हमें लेख मिले, अभिलेख मिले, पांडुलिपियाँ मिली हैं, उन सब से पता चल सकता है। लेकिन एक आम जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है। तो किसानों के बारे में तो हमें बस इतना ही पता चलता है, वो खाते थे, अपनी जो जीवन जीते थे वो मछलियों के ऊपर जीते थे, शिकार करके रहते थे, खेती करके रहते थे, तो इसी तरह सारी चीज़ें रखते थे। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी लिस्ट इसमें एडेड हो रखी है ऑलरेडी।